दोस्तों इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के पहला चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। एकदम ग्राउंड लेवल से शुरुआत करेंगे इस चैप्टर का ताकि आपको मजा आवे। और दोस्तों आपको भरपूर मजा लेना है तो आपके हाथ में कॉपी और पेन होना चाहिए, क्योंकि जो कंसेप्ट मैं बताऊंगा उसको आप नोट कर सकें। और साथ में इस वीडियो में जो हम एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसका भी आप नोट प्रिपेयर कर पाएं और बाद में उसका रिवीजन भी कर पाएं। इसीलिए आपके हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए, तभी मजा आएगा पढ़ने का। क्लियर? एकदम सिंपल सी फंडा है दोस्तों। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को देखेंगे, लेकिन उसके पहले उसमें कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, कैसे हम प्रश्नावली 1.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसका कंसेप्ट पहले सीखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे ताकि आपको हर क्वेश्चन जो है बारीकी के साथ समझ में आ जाए। बस यही मेरा थीम है। तो चलिए सबसे पहले थ्योरी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। और हाँ, एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चन है हर क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो कितना भी लंबा हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, केवल आप वीडियो को देखते रहिए। एक्सरसाइज 1.1 एकदम क्लियर और एकदम बेसिक लेवल से, आप कुछ भी नहीं जानते हैं फिर भी आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको एकदम बारीकी के साथ सुनना है, देखना है और लिखना है। ये तीनों ज्ञान इंद्रियां आपका एकदम एक्टिव होना चाहिए। ये त्वचा लिखने वाला, ठीक है, देखना आंख, और फिर सुनना। अब सुनने का मतलब ये हुआ खाली सुनते जाइएगा और दिमाग में रखिएगा ही नहीं, तो भाई उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, दिमाग में भी सेट करते हुए चलना है। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि दो चीजें यहाँ पर हैं, दो वर्ड्स हैं। एक है वास्तविक यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे रियल, और संख्याएं यानी कि नंबर्स। भाई इसका मतलब क्या है? देखिए, कुल मिलाकर के वास्तविक संख्याएं संख्या का प्रकार है। क्या है? संख्या का प्रकार है। क्लियर? चलिए सबसे पहले यहां पर हम ऊपर में लिखते हैं संख्या। यहां पर लिख दिए संख्या या फिर संख्याएं लिख देते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाएगा क्या चीज? नंबर्स। ओके दोस्तों, अब देखिए, आप जितने भी नंबर्स के विषय में जानते हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। तो चलिए उसको पहले यहां पर हम ऐसे करते हैं, उसके बाद में ये ऐसे। यहां पर पहला भाग में आ जाता है वास्तविक संख्याएं। क्या आ जाता है? वास्तविक संख्याएं। इसी को हम लोग कहते हैं रियल नंबर, और इसी के विषय में हम कक्षा 10 के मैथमेटिक्स के पहला चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, रियल नंबर्स के विषय में। और दूसरा कैटेगरी में, दूसरा भाग में आता है, इसको भी जानना जरूरी है, अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं जिसको इंग्लिश में कहा जाएगा नॉन रियल। नॉन रियल, शायद आपको दिख ना पाए लेकिन समझ जाइएगा, नॉन रियल नंबर। ओके, या फिर इमेजिनरी नंबर भी आप उसे कह सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम अवास्तविक संख्याएं के विषय में ही आपको बता देते हैं, उसके बाद इसको छोड़ करके जितने भी संख्याएं बचेंगी सब वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। भाई अवास्तविक संख्या में ऐसा क्या है? देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे कि रूट अंडर हो गया -1, रूट अंडर हो गया -2, रूट अंडर हो गया -3, रूट अंडर हो गया -4। ये सब जितने भी संख्याएं हैं एक्चुअली यही अवास्तविक संख्याएं हैं, इमेजिनरी नंबर हैं, नॉन रियल नंबर हैं। इसको हम रियल लाइन नंबर पर नहीं दर्शा सकते हैं। आपको याद होगा कि भाई कोई भी नंबर को हम, वास्तविक संख्या के नंबर जो भी हैं, वास्तविक संख्याएं होती है, उनको हम रियल लाइन नंबर पर दर्शा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 0 है, इधर 1 रहता है, 2 3 4 -1 -2 -3 -4। फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर जो इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, इसके बीच में भी भाई बहुत सारी संख्याएं, अरबों खरबों। ठीक है, इस तरह से आप भाई जितने भी संख्या यहाँ पर दर्शा सकते हैं, लेकिन इन सारी संख्याओं को हम इसमें दर्शा नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा गया है नॉन रियल नंबर। क्या कहा गया? नॉन रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। भाई इसका यूज भी नहीं है। हालांकि आप क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। अगर आप साइंस लीजिएगा तो मैथमेटिक्स में 11 क्लास में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो इसी पर आधारित है। तो पढ़िएगा तो फिर उसमें और भी चीज़ें आप समझेंगे कि भाई आखिरकार है क्या, इसका मतलब क्या है। हालांकि इसका हम लोग अभी यूज नहीं करते हैं, सिंपल सी फंडा है। कहीं यूज किया माइनस में? रूट के अंदर में कभी माइनस वाली संख्या देखे हैं? नहीं देखे होंगे। अगर देखे भी होंगे तो भाई फिर उसका आगे सॉल्यूशन ही नहीं रहता। ठीक है, वो आंसर ही नहीं रहता है, इमेजिनरी है।
सिंपल सी फंडा है। क्लियर? चलिए, तो यही बात था दोस्तों, इस चीज को हम रियल लाइन नंबर पर नहीं दर्शा सकते हैं। अब इसको छोड़ करके जितने भी संख्याएं के विषय में आप जानते हैं सभी वास्तविक संख्याएं हैं, बस यही ध्यान में रखना है। ये सारी संख्या को छोड़ करके ये रूट के अंदर माइनस वाला, बाकी बस जितना भी बच जाता है सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। चलिए, अब वास्तविक संख्या तो बहुत तरह के हैं, है कि नहीं। चलिए, वास्तविक संख्या को भी कैटेगराइज हम करते हैं। वास्तविक संख्या को क्या करते हैं हम, कैटेगराइज करते हैं। एक होता है इधर परिमेय संख्या, जिसको कहा जाएगा रेशनल नंबर इंग्लिश में, ओके। और एक होता है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ओके दोस्तों, अब ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। देखिए, जिस भी संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये सिंपल सी फंडा है। अब बोलिएगा सर कि p और q क्या है, तो p और q यहाँ पर पूर्णांक हैं। आप कहेंगे कि भाई पूर्णांक क्या है, तो भाई ये सब चीजें जो है आप मतलब पीछे वाला क्लास में पढ़ चुके हैं कि भाई प्राकृत संख्या क्या है, फिर पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, ये सब पढ़े होंगे, है कि नहीं। हालांकि परिमेय संख्या के अंतर्गत ही पूर्णांक वगैरह आता है। चलिए, अब दोस्तों समझ में आ गया होगा कि भाई अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में क्या अंतर है। परिमेय संख्या का मतलब p/q के रूप में लिखेंगे, जहां पर q जो है नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। आपको पता होगा कि पूरे मैथमेटिक्स में नीचे जीरो नहीं होता है, पहला चीज आप नोट कर लीजिएगा, वो चीज अपरिभाषित हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मान के चलिए आप 5/0 नहीं लिख सकते हैं, ये चीज गलत है, बटा में जीरो नहीं रहेगा। क्लियर? जीरो नीचे नहीं रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पर q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। साथ में p और q क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है, कोई भी संख्या 1 2 4 5 7 -3 इस तरह कुछ भी हो सकता है, सिंपल सी फंडा है। तो अपरिमेय संख्या में आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए हो गया √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। ये सब जो है दोस्तों अपरिमेय संख्या है, इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये सिंपल सी फंडा है। क्लियर? साथ में पाई हो गया, पाई आपको पता होगा कि 3.14 फलना 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 होते रहता है, वो भी अपरिमेय संख्या है। हालांकि हम लोग 22/7 लिख देते हैं पाई के जगह पर, लेकिन एक्चुअल में 22/7 नहीं होता है, वो मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू तो भाई इसका आज तक नहीं निकाल पा रहा है, सुपर कंप्यूटर भी फेल हो जा रहा है पाई का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, यानी रूट के अंदर में वैसी संख्या जिसका वर्गमूल हम पूर्णतः नहीं निकाल सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर? बाकी बात ऐसी संख्या को छोड़ करके सारे परिमेय संख्या है कि नहीं, बस समझ आ रही है। देखिए, जो चीज सिंगल सिंगल है उसको हम बताते जा रहे हैं, बाकी बात देखिए ये वास्तविक संख्या के अंदर में ही आएगा। ये रूट वाला भी भाई हम लोग यूज किया करते हैं, ये भी वास्तविक संख्या रियल नंबर है, रियलिटी में हम लोग यूज करते हैं, है कि नहीं। चलिए, अब परिमेय संख्या भाई बहुत सारे संख्या हैं, जैसे कि मान के चलिए है प्राकृत संख्या, यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे कि मान के चलिए हो गया प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग n से दर्शाते हैं, नेचुरल नंबर। जैसे क्या हो गया, 1 हो गया, 2 3 4, ये सब जो है प्राकृत संख्या हो गया, जो 1 से स्टार्ट होता है, काउंटिंग नंबर जिसको कहते हैं। फिर होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण जिसको इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर, इसको हम लोग W से दर्शाते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 इस तरह चला जाता है कि नहीं। यानी प्राकृत संख्या में 0 को अगर हम शामिल कर दें तो पूर्ण संख्या कहलाता है। फिर हो जाता है पूर्णांक, आपका क्या होता है पूर्णांक, जिसको कहते हैं इंटीजर, जिसको हम लोग i से दर्शाते हैं, है कि नहीं। जैसे कि मान के चलिए डॉट -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब क्या है पूर्णांक हैं। तो भाई यहाँ पर जितने भी संख्याएं आप देख रहे हैं ना, सब वास्तविक संख्याएं हैं एक्चुअली। क्लियर? बाकी बात ये रूट में जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते वो अपरिमेय संख्या हो जाती है वास्तविक संख्या के अंतर्गत, और बाकी बात परिमेय संख्या के अंतर्गत ये सब आ जाता है, क्योंकि ये सब p/q के रूप में आसानी से लिखा जा सकता है। जैसे 1 है तो 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं, देखिए p/q के रूप में है कि नहीं। 2 है तो इसको 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, नीचे सबके नीचे 1 छुपा हुआ है,
सिंपल सी फंडा है कि नहीं। तो ये पी बाय क्यू के रूप में ये सारी संख्याएं रहती हैं, अगर नहीं भी दिख रही हैं तो उसको हम दिखा सकते हैं। क्लियर। बाकी बात भिन्नात्मक वाली संख्या भी रहती है, भिन्नात्मक संख्या, भिन्नात्मक संख्या जैसे कि मान के चलिए रहेगा 3/4 या 5/6 या फिर रहेगा 10/3, इस तरह करके सब क्या है, भिन्नात्मक संख्या जो भिन्न में रहता है, जिसमें भिन्न का मतलब जिसमें अंश और हर रहेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। क्लियर है दोस्तों। तो ये सब संख्याएं के विषय में चीजें थी। तो आज हम दोस्तों इसी चैप्टर का शुरुआत करने वाले हैं, वास्तविक संख्याएं का। अब वास्तविक संख्या के अंतर्गत देखिए सारे चीज आएंगे, परिमेय संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी, है कि नहीं। बस यही सब पर बस टिक के रहेगा, है कि नहीं। वास्तविक संख्या के ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे, 11 क्लास में जाएंगे, ठीक है। तो बस यही जो है इधर उधर घूमता फिरता रहेगा, चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। ओके, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो फिर वीडियो को दोबारा देख लीजिए, सब दिक्कत दूर हो जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आप लोग पिछला क्लास में पढ़े होंगे इस चीज़ को, केवल हम रिविजन करा रहे थे, लेकिन फिर भी आपको बहुत हद तक बताने का प्रयास किए। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करने से पहले आपको एक प्रमेय को पढ़ना पड़ेगा। प्रमेय 1.1 भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, जिसको हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये प्रेमी और प्रेमिका वाला हाल नहीं करना है आपको भाई। प्रमेय 1.1 जो है इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहेंगे। आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है कि भाई ये प्रेमिका क्या है, ये प्रेम वगैरह का मामला है क्या? नहीं नहीं, गलत बात, समझाएंगे। फिर एल्गोरिदम एक टर्म आएगा, एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है उसके विषय में समझाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि मजा आवे। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान रहते हैं कि A बराबर BQ प्लस R होता है, जहां 0 से बड़ा या बराबर R या तो फिर इससे B से छोटा होता है। दोस्तों एक चीज आप याद कीजिए, आप बचपन में पढ़े होंगे। चलिए इस चीज को पहले यहां पर लिख लेते हैं, A बराबर में BQ प्लस R। देखिए प्रमेय जो 1.1 है ना, वो ये कहता है कि A बराबर BQ प्लस R होता है। ऐसे आप पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। ये चीज़ तो आप पढ़े होंगे। जैसे मान के चलिए कि आप 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 तिया हो जाएगा 9, बचेगा शेष में 1। तो जो भाज्य है, भाज्य यहाँ जो 10 है, मतलब भाज्य की जगह पर आप 10 लिखिए, बराबर में भाजक जिसे भाग लगाया जा रहा था ये 3 है। भागफल भी देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर 3 ही है, और प्लस में यहाँ शेषफल कितना बचा है? 1 बचा है। तो इस तरह से कंडीशन होता है, आप देख सकते हैं 3 तिया 9 और 1 10 है कि नहीं। मतलब भाज्य बराबर में भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यही चीज को हम इस शॉर्ट फॉर्म में दर्शा दिए हैं, A बराबर में BQ प्लस R।
जहां पर ए क्या चीज है, भाज्य है, बी क्या चीज है, भाजक है, क्यू क्या चीज है, भागफल है, आर क्या चीज है, शेषफल है। ये सिंपल सी फंडा है। और एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भाई जो शेषफल बचता है, जो रिमाइंडर है, वो एक्चुअली हमेशा, अच्छा यहाँ बी के बराबर नहीं होता है, ये सॉरी यहाँ पर गलती से लिखा गया, ये कभी बी के बराबर नहीं हो सकता है, मतलब भाजक के बराबर कभी शेषफल नहीं हो सकता है। भाजक से हमेशा छोटा ही होगा और जीरो के बराबर भी हो सकता है या जीरो से बड़ा भी हो सकता है, बस यही बात आपको याद में रखना, लेकिन भाजक से छोटा ही रहेगा। ये सिंपल फंडा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 से हम डिवाइड कर रहे थे और शेषफल में जाकर के 1 बचा, जो कि भाजक से ये शेषफल क्या है, छोटा है, और हमेशा आपको छोटा मिलेगा। आप किसी भी संख्या से भाग लगाइए, शेषफल छोटा मिलेगा, जीरो भी मिल सकता है, लेकिन भाजक के बराबर या भाजक से बड़ा नहीं मिलेगा। अगर भाजक के बराबर या फिर बड़ा मिल रहा है तो समझिए आप भाग देने में गलती कर रहे हैं। ये सिंपल सी बात है। ओके, तो बस यही एक प्रेमिका थी। प्रेमिका का मतलब होता है एक स्टेटमेंट जो भाई प्रूव करने के लिए किया जाता है प्रयोग। इस चीज का हम लोग प्रयोग किसी अन्य इक्वेशन को प्रूव करने के लिए भी कर सकते हैं, उसी को हम लोग प्रेमिका कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेमिका। क्लियर। एक चीज और आता है एल्गोरिदम। क्या है एल्गोरिदम? ये देखिए, ये वाला चीज जो है भाई, एल्गोरिदम क्या है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके तहत हम किसी एक स्पेसिफिक चीज को सॉल्व करते हैं। कोई क्वेश्चन है, उसमें जो है मान के चले इसी प्रेमिका का बार बार एक सिक्वेंसली हम प्रयोग करके सॉल्व कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा एल्गोरिदम। तो कुल मिलाकर के कई बार क्या है कि कई स्टूडेंट्स या टीचर भी एल्गोरिदम और प्रेमिका में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं, तो इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी बोल दिया करते हैं, या फिर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका भी बोलते हैं। हालांकि दोनों चीजें अलग हैं, लेकिन आप एक बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें एल्गोरिदम और प्रेमिका दोनों एकदम एक दूसरे से गुथे हुए हैं। क्योंकि भाई प्रेमिका एक स्टेटमेंट होता है, प्रूवन स्टेटमेंट, यानी जो सिद्ध किया हुआ स्टेटमेंट है कि भाई भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, तो होता है, ये प्रूफ है। और दूसरा चीज को प्रूव करने के लिए प्रयोग भी किया जाएगा। क्लियर। इसको हम लोग प्रेमिका कहेंगे। बाकी बात एल्गोरिदम उसे कहेंगे कि भाई एक प्रक्रिया होती है, क्या होती है, एक सीक्वेंस होता है, जिसके तहत हम किसी स्पेशल क्वेश्चन को या फिर किसी चीज को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, आंसर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ओके, अभी एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे हम HCF वगैरह ज्ञात करने के लिए, इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। ओके, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखिए प्रमेय जो 1.1 है, एकदम सिंपल सी फंडा है, A बराबर में VQ प्लस R, बस इतना याद कर लीजिएगा, आपका कहानी खत्म। दोस्तों अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। इतना ही आपको सीखना है, ज़्यादा कंसेप्ट में डूबना भी नहीं है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक भाई चीज़ों को और अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि नहीं। चलिए तो क्वेश्चन में आते, बोला गया है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, बता रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। किसका? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। आपको इन संख्याओं का HCF तो निकालना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। HCF निकालने के मेरे पास और भी मेथड हैं, विभाजन वाला मेथड है, साथ में गुणनखंड के द्वारा भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम हम जो सीखे हैं, जो प्रेमिका है, इसका हम प्रयोग करके हम HCF निकालने का प्रयास करेंगे दोस्तों, और निकल भी जाएगा, एकदम बहुत ही एकदम मजा आ जाएगा, है कि नहीं। लेकिन पहले HCF के विषय में जान लीजिएगा, आखिरकार HCF है क्या। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? जैसे मान के चलिए हम लेते हैं 10, या फिर मान के चलिए आप ले लिए 12 और एक ले लिए 12 और एक ले लिए मान के चलिए कि 18। ये दो संख्याएं हैं। अब ये दोनों संख्या का आपको HCF निकालना है। HCF वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को भाग दे दे पूर्णता, और वो सबसे बड़ी भी हो। मतलब कुल मिलाकर के HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णता विभाजित कर दे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई 12 को कौन कौन संख्या विभाजित कर सकती है? 1,
1 भी कर सकती है, 2 भी कर सकती है, 3 भी कर सकती है, 4 तिया 12 4 भी कर सकती है, 5 नहीं करेगी, 6 भी कर सकती है, 12 भी कर सकती है। ये इतनी सारी संख्याएं 12 को विभाजित कर देगी। 18 को भाई कितनी संख्या विभाजित करेगी? 1 तो कर ही देगी, 2 भी, 3 भी, 4 तो नहीं करेगी, 5 भी नहीं, 6 तो भाई करेगी, है कि नहीं, 7 8 9 करेगी, 12 करेगी, 12 नहीं 18, 9 के बाद सीधे 18। अब देखिए 18 को ये सारी संख्या विभाजित कर सकती है, तो आपको देखना है कि भाई ये दोनों संख्याओं की भाई जो भाग देने वाली संख्याएं हैं उनमें कॉमन संख्या कौन है? कॉमन होना चाहिए और बड़ी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए। तो ये जो आप 6 देख रहे हैं भाई, ये जो 6 देख रहे हैं, ये बड़ी से बड़ी संख्या है, ये बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये दोनों का HCF कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यही है HCF, वो बड़ी से। हालांकि यहां पर देखिए कॉमन 2 और 2 भी है लेकिन 2 HCF नहीं होगा, कॉमन 3 और 3 भी है लेकिन 3 HCF नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या नहीं है। बड़ी संख्या 6 है भाई, और इससे भी 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो कॉमन है दोनों में। दोनों संख्या ये सेम संख्या ये दोनों को विभाजित कर दे, ऐसा नहीं है, ठीक है। यही 6 ही है जो दोनों को विभाजित कर रही है, इसीलिए इसका HCF 6 हो जाएगा। तो भाई एक समझिए एक तरह का एक गुणनखंड विधि वाला आप इसको कह सकते हैं कि नहीं। एक भाग विधि भी होता है HCF ज्ञात करने का। जैसे 18 है, 18 को पहले देखिए यहाँ छोटा है, छोटा से आप भाग लगाइए तो हो जाएगा कितना? 12 एकम 12, एक बार जाएगा तो 12 एकम 12, फिर यहाँ बचेगा 6। आप क्या कीजिए, इस 12 को जो है यहाँ पर उतार दीजिए, मतलब इसको बना दीजिए, ये जो यहाँ भाजक था उसको भाज्य बना दीजिए, तो 6 दूना हो जाएगा 12। जैसे ही शेषफल 0 आया तो अब तुरंत जाइए भाजक के पास कि अरे भाजक तुम शेषफल 0 ला दिया, अब तू ही है HCF मिल गया, है कि नहीं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। तुरंत हमको HCF देखिए, जिस भाजक से शेषफल 0 मिल जाए वही भाजक कहलाता है HCF। तो एक तो तरीका ये है कि नहीं, एक तरीका ये है। या फिर इस चीज को आप और बारीकी सीखना चाहेंगे, जैसे 12 को हम लिख सकते हैं क्या चीज, 2 तिया 6 दूनी 12 ना। जैसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, मतलब 12 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 18 को देख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुना में 3 और गुना में 3, 3 दूना 6, 6 तिया 18, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए कॉमन कौन कौन आ रहा है, ये वाला कॉमन है, ये वाला कॉमन है, 2 कॉमन और 3 कॉमन, दोनों गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, HCF 6 हो गया। ये गुणनखंड विधि वाला HCF निकालने का तरीका हुआ। ये भाग विधि वाला हुआ, लंबी भाग। लेकिन हमको यहाँ उपयोग करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर चीज़ें जो है पहले का हम बता रहे थे, कंसेप्ट समझा रहे थे, ठीक है। अब क्वेश्चन के ऊपर रियलिटी में अब हम आएंगे कि किस तरह से आपको बनाना है एग्जाम में, ओके। क्योंकि भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये सिंपल सी बात है कि नहीं। या फिर कंपटीशन वाले लोग भी अगर मैथमेटिक्स कमज़ोर रहता है तो वो भी देख लिया करते हैं। इसीलिए खैर चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। इसको हम 3 पार्ट में पहले बांट लेते हैं। ये पहला पार्ट, ये दूसरा, तीसरा, इतना पार्ट में बट गया। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, ये है 135 और 225। देखिए जो संख्या बड़ी रहेगी उसी को मान लेना है आपको भाज्य, ए मान लेना है। लिखना है सबसे पहले, चूंकि 225 जो है क्या है, बड़ी है, किससे, 135 से, इसीलिए a बराबर में हो जाएगा 225 और b बराबर में हो जाएगा 135। बस यही चीज समझना है आपको, ठीक है। सबसे पहले देख सकते हैं कि भाई 225 जो है 135 से बड़ी है, तो जो बड़ी संख्या रहेगी उसको मान लेना है आपको a, और जो छोटी रहेगी उसको मान लेना है b। a का मतलब भाज्य और b का मतलब भाजक। ये भाज्य रहेगा, ये भाजक रहेगा, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से यहाँ लिखेंगे यूक्लिड सॉरी गलत दिखा गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है पता है, हम जानते हैं क्या होता है, a बराबर में bq प्लस आर होता है, a बराबर में bq प्लस आर होता है।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए की जगह पर क्या रखेंगे, 225 रखेंगे, बराबर में बी की जगह पर क्या चीज हो जाएगा, 135 हो जाएगा। अब 135 को क्या करेंगे हम भाई, क्यू की जगह पर कितना लें। एक सिंपल सा तरीका है कि भाई जिसका भी आपको एचसीएफ निकालना है आप भाग विधि द्वारा एक बार बना लीजिए। जैसे कि यहाँ 225 था, 225 भाग किससे देना है, 135 से देना है। तो एक बार में जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 135, एक ही बार में जाएगा। दो बार लीजिएगा तो हो जाएगा 270, जबकि यहाँ 225 से है। घटा, ये 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया तो बचा 9, है कि नहीं, और यहाँ 1 में से 1 तो 0, यानी 90 बचा। ओके, अब इस 90 को बना दीजिए भाजक और ये वाला बन जाएगा 135 भाज्य, है कि नहीं। यहाँ 90 कम 90 एक बार में ही जाएगा, तो यहाँ बचेगा 135 में 90 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 45, है कि नहीं। अब 45 बन जाएगा भाजक और ये वाला बन जाएगा यहाँ पर 90 भाज्य, 45 दूना 90, यहाँ आ गया शेषफल 0। तो यहाँ तो आप देख सकते हैं कि भाई 45 एचसीएफ हो गए। सिंपल सी फंडा इस विधि के द्वारा, लेकिन आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से बनाना है, इसीलिए प्रक्रिया के तहत चलना पड़ेगा। भाई 135 को हम कितना बार लिए थे, एक बार, तो यहाँ पर क्यू की जगह पर 1 लिखना है, प्लस में शेषफल आपको उस समय कितना बचा था, 90 बचा था, है कि नहीं। मतलब 225 को हम 135 गुना 1 प्लस में 90 लिख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 135 जो है, ये जो 135 था वो भाज्य बन गया था, ये वाला ए बन गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा 135, अब बराबर में भाजक क्या बन गया था, 90, यानी बी के जगह पर यहाँ रखेंगे 90, इस बी के जगह पर 90, और गुना में भागफल इस समय क्या आया था, एक ही आया था, और प्लस शेषफल में क्या बचा था भाई, 45 बचा था। क्या बचा था, 45 बचा था। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, आप 90 को मान लेंगे भाज्य, 90 बराबर में हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर 45 ही माने हैं, तो यहाँ हो जाएगा 45 भाजक गुने भागफल कितना आया है, 2 आया है, 45 गुने 90 हो गया, और इसमें 0 जोड़ेंगे तो 90 होगा, है कि नहीं। अब चूंकि शेषफल 0 आ गया, 0 आ गया, इसीलिए HCF बराबर में कितना हो जाएगा, 45। क्यों होगा, क्योंकि भाई यही ये भाजक था जिस समय शेषफल 0 आया था, है कि नहीं। यही भाजक जो था उसी समय शेषफल क्या आया था, 0 आया था, तो यही न हो जाएगा HCF। तो इस तरह से आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके आप HCF निकाल सकते हैं। देखिए एल्गोरिदम, हम आपको बताए थे कि एल्गोरिदम क्या होती है, प्रक्रिया होती है जो कोई विशेष चीज फाइंड करने के लिए प्रयोग की जाती है। यहाँ देख सकते हैं कि भाई हम इस प्रेमिका का प्रयोग यहाँ पर किए 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो देखिए कंटिन्यूअस तरीका से प्रयोग कर रहे हैं, सिक्वेंसली, है कि नहीं। तो यही एल्गोरिदम है एक्चुअली। क्लियर, क्या है, एल्गोरिदम है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन आप अपने से बना सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, इसीलिए क्या है ना, देखिए जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे एनसीईआरटी का किए जाएंगे, ठीक है, एकदम फुल्ली एनसीईआरटी। इसीलिए हर क्वेश्चन अपने आप में महान होता है, एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन अपने आप में महान होता है। इसीलिए कई स्टूडेंट से बनता भी नहीं, ऐसा नहीं कि हम यहाँ बना के छोड़ दिए, यहाँ RS अग्रवाल या फिर और को वैसा बुक नहीं है जो एक क्वेश्चन बना दिए 10 क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, ऐसा वाला सिस्टम नहीं है। थोड़ा सा दिक्कतें होंगी, बनेगा क्यों नहीं, लेकिन दिक्कत थोड़ा सा हो सकता है। चलिए दूसरा नंबर में क्या है, 196 और 38,220 ये है। ओके, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे चूंकि 38,220 क्या है, ग्रेटर देन है किससे, 196 से, इसीलिए क्या हो जाएगा, ए बराबर में हो जाएगा 38,220 और तथा बी बराबर हो जाएगा क्या चाहिए, बी बराबर हो जाएगा 196। अब होगा यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, क्या होगा भाई, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ए बराबर में बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर में बी क्यू प्लस आर होता है। एक जगह पर कितना है, 38,220, लेकिन हम आपको पहले बताए थे कि भाई भाग लगा करके इधर देख लीजिएगा, जैसे 38,220 जो है इसको भाग लगे किससे, 196 से, कितना बार में जाएगा, ये 196 जो है कितना बार में जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ 382 है। हमको पता है कि भागफल में क्या आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको समझा दें कैसे करना है। जैसे यहाँ 382 है, अब यहाँ समझिए मोटा मोटी 200 है, तो 2 दूना 400 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार लीजिए तो जाएगा 196। अब घटाइए, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ 7, यहाँ 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा 8, है कि नहीं। जैसे कि यहाँ 1 दे दिए थे, 7 नहीं बचा, फिर यहाँ 7 बचा, जिससे कि यहाँ पैंचा लेने के लिए 17 हो गया, 17 में से 9 तो यहाँ कितना बचेगा, 8 बचेगा। फिर यहाँ पैंचा दे दिया था तो यहाँ 2 ही बचा, 2 में 1 गया तो यहाँ कितना हुआ, 186 बचा, जबकि यहाँ 196 था, है कि नहीं। हमेशा बताते हैं कि भाई जो भाजक से शेषफल छोटा ही आता है। अब इस 2 को उतारें, कितना हो गया,
1862 हुआ। अब इसको 9 बार में लीजिए, 9 बार में लेते हैं तो कितना हो जाता है, 9 छक 54 के 4, हाथ में बचेगा 5, फिर 9 9 9 81, 5 86 के 6, हाथ में 8, 9 कम 9 और 8 17, 1764 आया। अब घटाइए, 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8, उसके बाद में 5 में से 6 जाएगा नहीं तो 15 में से 6 जाएगा, बचेगा यहाँ पर 9। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ क्या है, 7 में से था 0, कहानी इधर खत्म, यानी 98 आया, अरे ये वाला 0 बच जाएगा। ओके, अब दोस्तों आप लीजिए यहाँ पर 5 बार में। ठीक है, इससे कम ज़्यादा में लीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा, ज़्यादा कम हो जाएगा, अगर ज़्यादा में लीजिएगा तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 5 छक 30 के 0, हाथ में बचेगा 3, 5 9 45 और 3 48 के 8, हाथ में बचेगा 4, 5 कम 5 4 9, देखिए 989 कितना बार में गया, 195 बार में, एक ही बार में ख़त्म हो गया। क्या हो गया, एक ही बार में ख़त्म हो गया। आप कहिएगा कि सर यहाँ पर शेषफल में जो बचा था उसको भाजक मान करके ये आगे रखते है कि नहीं, ये वाला बना देते भाज्य। नहीं भाई, कैसे कीजिएगा भाई, एक ही बार में आपको पूरा लेना है, एक ही बार में पूरा हम नहीं ले पा रहे थे, इसीलिए सीक्वेंस में यहाँ तक गया। अगर यहाँ पर शेषफल बचता, जब सब संख्या को यहाँ पर ले आए फिर भी अगर शेषफल बचता तो इस शेषफल को भाजक बनाते और ये वाला एक 196 भाज्य बन जाता। आपको इधर ये वाला चीज़ प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि भाई पूरा संख्या में आपको देखना है कि भाई 196 कितना बार में जा रहा है, 38,220 आ रहा है या फिर उससे कम, तो 195 बार में जा रहा है डायरेक्टली और शेषफल 0 बच गया। मतलब कि यहाँ पर कुल मिला करके देख सकते हैं कि 38,220 को हम भाई बी की जगह पर यहाँ कितना है 196 ही है, और क्यू की जगह पर कितना है 195 आया है और शेषफल जो है 0 बच गया। मतलब कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो भाजक है वो कितना है 196, तो यही भाजक क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। चूंकि शेषफल 0 आ गया इसीलिए क्या हो जाएगा एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा, क्योंकि यही भाजक वो था जो शेषफल 0 ला दिया, इसके अलावा कोई और भाजक था नहीं था, है कि नहीं। बस ये दूसरा क्वेश्चन बन गया, एकदम सिंपली, ज़्यादा लंबा भी नहीं था। अब देखिए दोस्तों यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसको तो आप बना लीजिएगा लेकिन फिर भी तीसरा नंबर 867 और क्या है 255 है। ओके, यहाँ लिखिएगा चूंकि ए नहीं, यहाँ जो है 255 या फिर यहाँ लिखिए 867 ही, पहले लिखिए 867 जो है ग्रेटर देन 255 है, या फिर आप चाहते तो 255 इस तरह से लिख लेते और इस तरह से कर देते 867, दोनों एक ही चीज़ है, जिधर मुंह ऐसे निकला हुआ रहेगा उधर बड़ा दिखाता है कि नहीं। चलिए ये हो गया। अब ये वाला चीज़ जो है आप साइड में काम कर सकते हैं ताकि आपको काम करने में मज़ा आवे। जैसे कि यहाँ पर 867 था तो 867 को क्या कीजिए डिवाइड कीजिए किससे 255 से, तो यहाँ पर कितना बार में जाएगा 3 बार में हो जाएगा, तो 3 पचे 15 के 5, हाथ में बचेगा 1, 3 पचे 15, 15 और 1 16 के 6, हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 765 बचा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 102 बचेगा ना, 102 बचेगा, फिर ये हो जाएगा 255, कितना होगा 255, तो यहाँ 2 बार में जाएगा तो हो जाएगा कितना 204 हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा 51, अब यहाँ आ जाएगा 102 है कि नहीं, 51 दूनी हो जाएगा 102, शेषफल 051 हो गया यहाँ पर एचसीएफ। बस इस चीज़ को यहाँ पर उतार देना है। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है ए बराबर में बी क्यू प्लस आर होता है। ए की जगह पर हम क्या माने हैं, ए की जगह पर ये बड़ा वाला ले लेंगे तो हो जाएगा 867 बराबर में बी की जगह पर यहाँ हो जाएगा 255 और यहाँ भागफल में क्या हो जाएगा 3 बार में जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा 102 बचेगा, है कि नहीं। अब इस 255 को यहाँ पर लाना है, नेक्स्ट स्टेप में 255 बराबर में 102 ये वाला यहाँ आ जाएगा, गुना में 102 जब था भाजक तो यहाँ पर कितना आया था भागफल 2 आया था, शेषफल कितना बचा था उस समय 51 बचा था। फिर यहाँ क्या चीज़ हो जाएगा 102 हो जाएगा बराबर में हो जाएगा 51 दूने 2 अब प्लस में यहाँ 0 है कि नहीं, 51 दूने 102 अपने आप हो जाएगा प्लस में 0। शेषफल चूंकि शेषफल 0 आ गया इसीलिए क्या हो जाएगा HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर, ये देखिए भाजक ये 51 था
तो 51 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके आप HCF फाइंड आउट कर सकते हैं और इसी तरह से आपको एग्जामिनेशन में बनाने हैं। कोई भी बोर्ड एग्जाम आप दे रहे हैं इसी तरह से बनाइए, काफ़ी है, एकदम ओके है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्लियर? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें क्या कहा गया है पहले देख लेते हैं। बोला गया है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। भाई कई स्टूडेंट, कई छात्र करते क्या हैं, इसका जो सॉल्यूशन रहता है उसको रट लेते हैं और उसी को सेम टू सेम जाकर के एग्जाम में छाप देते हैं, नंबर तो आ जाते हैं लेकिन ये चीज़ जो है माइंड में नहीं रहता है, उसको समझ नहीं पाते हैं। भाई ऐसा नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को पहले दिल से समझना है क्योंकि आधा आंसर आपका क्वेश्चन में ही रहता है। तो जब आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तो फिर भाई आंसर को रटने से कोई फायदा नहीं है। आंसर अगर आप रटते हैं ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को समझ लीजिए। अगर कॉम्बिनेशन बन गया तो फिर मजा आएगा, है कि नहीं, समझ में आएगा, वो चीज़ दिल लगेगा पढ़ने में। देखिए मैथमेटिक्स वही लोगों को समझ में नहीं आता है जो लोग समझते नहीं हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या कहा गया, उसका आंसर हम जो दे रहे हैं, क्या रिलेशन है आंसर देने का, ये सब जो चीज़ें आप नहीं सकेंगे करने के लिए तो फिर आपको टफ लगने लगती है, जबकि मैथमेटिक्स जरा सा भी टफ नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। क्लियर? चलिए अब यहां पर जो बोला गया है इसके पहले आपको जानना पड़ेगा कि भाई यहां बोला गया दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि भाई धनात्मक विषम पूर्णांक होता क्या है। धनात्मक मतलब कि प्लस वाला संख्या, है कि नहीं, धनात्मक मतलब पॉजिटिव। विषम पूर्णांक, विषम मतलब जान रहे हैं जो दो से पूरा पूरी भाग ना लगे। अब पूर्णांक तो मतलब आप समझ ही रहे हैं, जैसे कोई भी पूर्ण संख्या है 0 से लेकर के पूरा अनंत तक, 0 1 2 3 4, वो माइनस वाली संख्या टोटल पूरा ले लेंगे तो वो पूर्णांक कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। लेकिन यह धनात्मक, जैसे बोला जा रहा है यहाँ पर 1 3 5 7 9 11 आदि आदि आदि, ये सारी संख्याओं को बोला गया है कि भाई ये जो धनात्मक विषम पूर्णांक हैं, पॉजिटिव विषम यानी जो दो से भाग नहीं लगते हैं पूर्णांक हैं, वो 6q+1 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में होते हैं। ये चीज आपको दर्शाना है, प्रूव करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन परिमीका का प्रयोग करके। नहीं समझ आया, अभी तक भी नहीं समझ में आया होगा। देखिए जैसे कि यहां पर बोला गया 6q+1 मतलब ये सारी जो संख्याएं हैं धनात्मक विषम पूर्णांक, वो या तो इस रूप में हो सकती है, या तो इस रूप में हो सकती है, या तो इस रूप में हो सकती है। वो कैसे, थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिए। मान के चलिए अगर q का मान 0 रहे, q का मान 0 रहे, क्योंकि यहाँ पर q पूर्णांक है तो पूर्णांक में 0 भी होता है। अगर 0 रहेगा तो 6 0 0 हो जाएगा और यहाँ 1, मतलब कुल मिलाकर के 1 आएगा। अगर यहाँ 0, ये वाला 0 हो जाएगा, 0 में से 3 जोड़ेगा तो यहाँ 3 ही होगा, है कि नहीं। अगर यहाँ 0 हो जाएगा, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा। तो देखिए 1 3 5, या मान के चलिए अगर q की जगह पर 1 रहे तब तो 6 कम 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए अगर q की जगह पर 1 रहेगा, 6 कम 6, 6 और 3 9 हो जाएगा। फिर यहाँ 6 कम 6 और 6 5 11 हो जाएगा। इसी तरह से अगर 2 रहेगा तो 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा। इसी तरह करके दोस्तों आप जो हैं चीज़ों को निकाल सकते हैं, संख्याओं को निकाल सकते हैं। और ये सारी संख्याएं जो हैं क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यही आपको स्पष्ट करना है कि भाई ये जो धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, वो इस रूप में होते हैं, उसको बस दर्शा दीजिए आप, बस यही काम करना है। अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको दर्शाते हैं, इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं। चलिए सबसे पहले आपको करना क्या है, मान लेना है। क्या मानना है, सबसे पहले यहां पर लिखिए माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। मान लिए तथा यहां b = 6 है। शायद आपको न समझ में आएगा भाई ये b = 6 क्या आ गया, आप ये को धनात्मक विषम पूर्णांक क्यों माने हैं। जब चीज़ों को समझाएंगे तब आपको रियलाइज होगा कि भाई ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये चीज़ हम क्यों माने हैं। साथ में देखिए यहाँ b = 6 है, आप देख सकते हैं ये 6q+1 6q+3 6q+5, ये जो यहाँ पर 6 6 6 देख रहे हैं ना, एक्चुअली ये भाजक है, डिवाइजर है।
क्या है, डिवाइजर, जिसको हम बी कहते हैं, है कि नहीं। हम लोग भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा क्या जानते हैं, परिमेयका के द्वारा ए बराबर में बी क्यू प्लस आर। तो यही बी जो है ना एक्चुअली क्या है, 6 है। देख सकते हैं हर जगह क्या है, सेम है। तो यही बी इज इक्वल टू यहाँ क्या हो गया, 6 हो गया। यहां तक चीजें स्पष्ट हुई। चलिए दोस्तों, अब यहां पर क्या करेंगे, इसके बाद में आपको करना क्या है, तो आर का संभावित मान 0 1 2 3 4 5 होगा। भाई एक चीज हम बता देते हैं आपको, अगर भाजक अगर 6 रहे तो शेषफल या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5। इससे ज्यादा नहीं आएगा, 6 नहीं हो सकता। अगर 6 आ रहा है, 6 से ज्यादा आ रहा है, तो आप गलती कर रहे हैं भाग देने में। ये सिंपल सी फंडा है। ओके, तो अगर बी डिवाइजर अगर 6 रहे तो शेषफल ये सब आ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्लियर। चलिए, तो यहां हो जाएगा, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ओके, क्या हो जाएगा, ए बराबर में क्या चीज होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, जहां आर जो है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है और साथ में बी से छोटा होता है, जो चीज को हम ऊपर ही लिख चुके हैं। इस चीज को आप नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, आर बराबर 0 रखने पर, सबसे पहले क्या करेंगे, आर बराबर 0 रखने पर देखिए क्या होता है। अगर इस चीज में हम आर के जगह पर 0 रखेंगे तब क्या होगा, देखिए ए बराबर में क्या चीज हो जाएगा, बी क्यू, बी के जगह पर क्या रखेंगे 6, और क्यू तो भाई क्यू ही रहेगा, प्लस में आर के जगह पर क्या रखेंगे 0। तो यहाँ ए बराबर में हो जाएगा कुल मिलाकर के 6q। अब ये जो दोस्तों 6q है, ये एक्चुअली 2 से क्या है, विभाज्य है, यानी 2 से पूरी कट जाएगा। आप q के जगह पर, q तो भाई कोई पूर्णांक है, q के जगह पर आप 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, कुछ भी रखिएगा वो 2 से कट जाएगा। जैसे हम मान के चलिए q की जगह पर 1 रखें तो 6 कम 6 होगा, 6 2 से कटता है। अगर q की जगह पर 2 रखेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 भी 2 से कटता है। 3 रखेंगे 6 3 18 हो जाएगा, 18 भी 2 से कटता है। तो ये चीज इसीलिए हम 2 से विभाज्य इसको बोल दिए हैं डायरेक्टली। फिर हो जाएगा r बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, a बराबर में हो जाएगा 6q, और यहाँ जो शेषफल है r के जगह पर क्या हो जाएगा 1। अब ये वाला चीज जो है दोस्तों, यहाँ प्लस में क्या है 1, ये 2 से अविभाज्य है। 2 से क्या है, अविभाज्य क्यों है, क्योंकि भाई जब 6q 2 से विभाज्य है और इसमें 6q भी हम 1 जोड़ दे रहे हैं, तो भाई अविभाज्य होना तो लाजमी ही है। जैसे कि मान के चलिए 2 4 6 8 10, ये सारी संख्याएं सम संख्याएं, ये 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं। अब मान के चलिए सभी में हम एक एक जोड़ दें, जैसे 2 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। अब बताइए ये सब सारी संख्या 2 से कटेगी, नहीं कटेगी। तो यही चीज यहाँ पर किया गया, जब 6q 2 से विभाजित हो रही है तो यहाँ पर भाई 6q + 1 विभाजित नहीं होगी, अविभाज्य हो जाएंगे। आप q का मान रख करके भी देख सकते हैं, नहीं विभाजित होगी। क्लियर। चलिए, अब ये चीज हुआ। अब यहां पर भाई 2 शेषफल 0 और 1 रख लिए। अब हम रखेंगे r बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा, a बराबर में हो जाएगा 6q + 2। ये 2 से भाई विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस में 2 किया गया है। मान चलिए अगर 4 जो है 2 से पूरी कट जा रहा है, इसमें अगर जोड़ देंगे 2 जोड़ देंगे 6 आ जाएगा, ये भी 2 से कटेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर 6q अगर 2 से विभाज्य हो रहा है और उसमें हम 2 जोड़ देंगे तो भाई वो भी विभाज्य होगा। आप q का मान कुछ भी रखिए, ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा, r बराबर में 3 रखने पर a बराबर में हो जाएगा 6q + 3, ये हो जाएगा 2 से अविभाज्य, 2 से अविभाज्य, ओके। 6q + 3 यानी 6q 2 से विभाजित हो रही है तो भाई 3 उसमें ऐड करेंगे तो नहीं होगा। जैसे मान के चलिए अगर 10 2 से विभाजित हो रहा है, 10 में अगर 3 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 2 से विभाजित होगा, नहीं होगा। क्लियर सी बात है। अब q का मान कोई भी रखिए, जैसे यहाँ 1 रखेंगे q, तो 6 कम 6 और 3 9 हो जाएगा, जो 2 से विभाजित नहीं होता है, इसीलिए 2 से अविभाज्य यानी नहीं कटेगा। क्लियर। r बराबर 4 रखने पर a बराबर में क्या चीज हो जाएगा, 6q +
4। देखिए हर जगह जो है b के जगह पर 6 ही रखाएगा, यहाँ पर जो a बराबर में bq प्लस r था, b के जगह पर 6 ही रहेगा। r का मान हम अलग अलग रख के देख रहे हैं कि भाई कब 2 से कट रहा है, कब 2 से नहीं कट रहा है। क्लियर? इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि भाई यहाँ विषम पूर्णांक का बात किया जा रहा है ताकि हम विषम पूर्णांक को छांट सकें। ये क्या हो जाएगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा, यानी 2 से ये कटेगी संख्या। ओके, r बराबर में 5 रखने पर a बराबर में क्या चीज हो जाएगा, 6q प्लस में 5। ये 2 से क्या है, अविभाज्य। 2 से क्या है दोस्तों, अविभाज्य है, कटेगा नहीं। ये सिंपल सी फंडा है। अब यहां पर देख सकते हैं कि भाई 2 से अविभाज्य जो रहेगा भाई वो तो विषम संख्या कहलाएगी। ये सिंपल सी फंडा है। जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटेगी जो संख्या, उसे हम लोग विषम संख्या कहेंगे। और यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक का बात भी हो रहा था। आप देखिए कि भाई कहाँ पर 2 से नहीं कट रही है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 से नहीं कट रही ये वाला चीज, ये वाला टर्म जो 2 से नहीं कट रहा है। साथ में यहाँ पर ये वाला टर्म जो है 2 से पूरा पूरी नहीं कट रहा, अविभाज्य है। साथ में देख सकते हैं ये वाला टर्म, 3 टर्म कौन कौन, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, यही सब जो है अविभाज्य है 2 से। इसीलिए दोस्तों ये चीज तो प्रूफ हो गया कि भाई कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q प्लस 1, देखिए यहाँ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 देखिए 6q प्लस 5 के रूप में होते हैं। ये सब जो है नहीं होगा, है कि नहीं? बस हमारी है। तो इसीलिए लास्ट में आपको लिख देना है, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत है दोस्तों? एकदम दिक्कत जरा सा भी नहीं होना चाहिए। क्लियर? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 आप देख सकते हैं प्रूफ कर दिए हैं जो 2 से अविभाज्य हैं। और एक को भाई हम तो विषम संख्याएं माने ही थे यहाँ पर शुरू में, धनात्मक विषम पूर्णांक है कि नहीं? तो देखिए ये चीजें आ गई, स्पष्ट हो गई। बस यही आपको करना है, ज्यादा नहीं करना है। इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप प्रक्रिया के तहत चलेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये सब चीजें तो भाई ए को मान लेना कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, बी तो भाई यहाँ आपको दिख ही रहा है 6q है, 6 हो जाएगा। आर का संभावित मान क्या होगा, फिर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से जो फॉर्मूला है उस पर आर का मान आप कंसेक्वेंशियली रख के देखिएगा भाई 2 से विभाज्य कौन है, अविभाज्य कौन है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में वो चीज रिजल्ट लिख दीजिएगा। क्लियर? इतना ही करना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं? अधिकतम संख्या पूछा गया है भाई। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट अधिकतम है कि नहीं, HCF से जुड़ा हुआ है। मतलब कुल मिलाकर के आप 616 और ये 32 का HCF निकाल देंगे तो वो अधिकतम संख्या निकल जाएगा, अधिकतम स्तंभों की संख्या निकल जाएगी। लेकिन आपको चीजों को समझना भी है कि भाई यहाँ पर दो समूह, एक 616 सदस्यों वाली आर्मी मतलब वाली सेना है, आर्मी है, और साथ में 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड है। ठीक है, तो यहाँ पर दो समूह है। तो भाई हम कितना सबसे लेंगे, अधिकतम हम कितना लेंगे और कितना स्तंभ बन पाएगा, ताकि ये 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे ये 616 सदस्यों जो आर्मी है वो मार्च कर सकें, परेड कर सके, 1 2 1 ये वाला। ठीक है, तो दोनों होना चाहिए कॉम्बिनेशन। ये 32 सदस्य वाले जो हैं समझिए आगे रहेंगे और 616 पीछे रहेंगे, और सब में ये सदस्य होने चाहिए और ये सब पीछे रहेंगे। तो कितने अधिकतम हम स्तंभ बना सकते हैं, कितने लाइन, कितने कतारें बनेंगी, बस यही आपको निकालना है। चलिए अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सॉल्यूशन, ठीक है, क्या है यहाँ पर भाई, डायरेक्ट लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर में क्या होगा पता है,
HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, किसका किसका होगा, 616 और साथ में 32। अगर ये दोनों संख्या का हम HCF निकाल देंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देंगे, वही स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। भाई यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.1 और हम लोग एक प्रमेय पढ़े हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमी का, A बराबर BQ प्लस R। तो बस वही चीज को अपना करके एल्गोरिदम का प्रयोग करके ही आपको HCF निकालना है। ऐसा नहीं कि भाग विधि लगा दीजिए, गुणनखंड विधि लगा दीजिए, उससे आप HCF निकालिए, नहीं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए, तब नहीं मजा आएगा। इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, A बराबर में चाहे लिख सकते हैं, चूंकि 616 जो है ग्रेटर देन है किससे, 32 से, इसीलिए क्या हो जाएगा, A बराबर में यहाँ 616 मान सकते हैं तथा B बराबर में क्या चीज हो जाएगा, 32। अब यहाँ लिखेंगे अब, या फिर डायरेक्ट लिखे ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यहाँ एल्गोरिथम से इसीलिए बोल रहे हैं कि भाई हम कुछ सुपरिभाषित चरणों को फॉलो करेंगे जिससे HCF निकलेगा। ओके, चूंकि A बराबर में क्या चीज होता है, BQ प्लस में R, जहां क्या होता है, R 0 से बड़ा या बराबर होता है और B से क्या होता है, छोटा होता है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहां पर देखिए A के जगह पर क्या रखेंगे, 616, बराबर में B की जगह पर कितना रखेंगे, 32। अब यहाँ पर Q की जगह पर कितना रखें और शेषफल कितना बचे, हम आपको तरीका बताए थे कि भाग विधि द्वारा जो है आप इधर साइड में कर लीजिए। 616 है, इसको 32 से डिवाइड कीजिए, तो भाई यहाँ पर 61 है, अगर 2 अंक लेते हैं तो 61 हो जाता है, अगर 2 बार में लेंगे 32 दूनी 64 हो जाएगा, एक ही बार में जाएगा, 32 से कम हो जाएगा 32, और जब यहाँ घटाइएगा तो 11 में से 2 9, यहाँ 29 बचेगा। ओके, और ये 6 जो है यहाँ पर उतर जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लगता है कि 9 बढ़ जाएगा, तो जाएगा 9 दूनी 18 का 8, हाथ में बचेगा 1, 9 की 27 और 1 28। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पर घटाइए, 96 में से 88, तो यहाँ बचेगा 8, कुल मिलाकर कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब इस 8 को, अब देखिए 32 जो है यहाँ पर कितना, 32 अगर 19 बार हम लेंगे तो भाई शेषफल 8 बच रहा है। अब इस शेषफल को हम भाजक बना देंगे और यहाँ पर जो भाजक था इसको हम भाज्य बना देंगे। P 8 से कितना हो जाएगा, 32, कहानी खत्म, शेषफल 0 आ गया, मतलब HCF कितना है, 8 है। आंसर तो यहीं पर आपको मिल गया। एक्नोसिस को यहाँ पर सजा देना है। भाई 32 हम कितना बार लिए थे, 19 बार लिए थे, तब जाकर के शेषफल हमें कितना प्राप्त हुआ था, 8 प्राप्त हुआ था। फिर आगे क्या करना है, अब इस ये जो 32 है इसको यहाँ पर ले लेना है, और जो यहाँ पर शेषफल है यहाँ आ जाएगा, तो 8 चौके हो जाएगा 32, 32 में से 0 जोड़ेंगे तो 32 ही होगा, है कि नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ शेषफल 0 आ गया, इसीलिए HCF बराबर में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हो गया। और HCF का मतलब ही हुआ क्या चीज, स्तंभों की, अतः इस तरह करके भी लिख सकते हैं, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या आठ होगी। इतना तो लिख सकते हैं, बस यही आंसर हो गया। ओके, कोई दिक्कत है एकदम नहीं, बस 16 और 32 का आपको HCF निकाल देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, बस वही आंसर हो जाएगा। बाकी बात क्वेश्चन तो आपको हम समझा ही दिए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या कहा गया, बोला गया है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये चीज आपको दर्शाना है। कुछ संकेत भी दिया गया कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है या फिर नहीं। तो चलिए यहाँ पर करते हैं काम। यह जरूरी नहीं कि संकेत दिया गया उसी के आधार पर चले। यहाँ पर x बोला गया, हम नहीं, हम ये मानेंगे, ठीक है, हम ये मानेंगे। यहाँ लिखेंगे माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा यहाँ b इक्वल टू, बताइए b यहाँ पर कितना होगा, 3m प्लस 1, तो यहाँ b कितना होगा, 3m
है। यहाँ तक कुछ समस्या है क्या? नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या चीज होता है? ए बराबर में होता है बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर होता है यार, और बी से क्या होता है? छोटा होता है। ओके, आर बराबर, इसीलिए आर का इसीलिए आर का संभावित मान या तो 0 या तो 1 या तो 2 होगा। नहीं, जब हम जानते हैं कि भाई शेषफल b से छोटा होता है और 0 के बराबर भी होता है, तो 0 1 2 ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर b का मान 3 है, 3 तो होगा नहीं, इसलिए 0 1 2 यानी 3 शेषफल हो सकते हैं। r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर क्या होता है? देखिए यहाँ पर a बराबर में बी क्यू, बी की जगह पर यहाँ 3 हो जाएगा, तो 3q, r की जगह पर यहाँ 0 रखेंगे। ओके, अब इसके बाद में क्या हो जाएगा? a बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 3q। अब इसका ये कर देंगे क्या चीज़? यहाँ पर बोला गया धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम क्या करेंगे भाई, इसको हम a को धनात्मक पूर्णांक माने हैं, तो इसका हम कर देंगे वर्ग। अब इधर वर्ग करेंगे तो इधर भी वर्ग करना पड़ेगा हमें, दोनों तरफ। इक्वेशन में जो भी काम करेंगे भाई दोनों तरफ करेंगे, है कि नहीं? जब धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे इधर भी करना पड़ेगा, मतलब ये हॉल में हो जाएगा, मतलब 3 का भी वर्ग रहेगा। तो यहाँ दोस्तों कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा पता है? यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर में हो जाएगा भाई, ये स्क्वायर जो है ये 3 का भी है, तो 3 तिया हो जाएगा 9, और हो जाएगा यहाँ पर q का स्क्वायर। अब इस चीज़ को आप चाहेंगे, इस चीज़ को चाहेंगे, चलिए हम यहाँ पर आगे लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या चीज़ है? ए स्क्वायर बराबर में 9q स्क्वायर है, तो 9q इसको क्या करेंगे हम? 3 इंटू क्यू का स्क्वायर लिख देंगे। ओके, 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर, ताकि 3 तिया 9 q स्क्वायर ही रहे। 9q स्क्वायर बोलिए या फिर 3 इंटू 3q स्क्वायर बोलिए, बात बराबर है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बराबर में ये 3 और 3q स्क्वायर के जगह पर आप मान लीजिए m, तो क्या हो गया यहाँ पर? 3m। क्या हो गया? 3m। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, यहाँ m बराबर में क्या चाहिए? 3q स्क्वायर है। आप यहाँ m कैसे लिख दें कि भाई यहाँ q अब जान रहे हैं कि पूर्णांक है। अब भाई आप q का मान कुछ भी रखिए, यहाँ पर बोला गया है कि भाई आप यहाँ पर जैसे q जो हम लिए हैं एक्चुअली वो धनात्मक पूर्णांक ही है, तो आप 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, कुछ भी लीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? जब गुना कीजिएगा तो आपको कुल मिलाकर के पूर्णांक ही मिलेगा। पूर्णांक आप स्क्वायर कीजिए, गुना कीजिए या कुछ भी कीजिए, भाई आपको स्क्वायर जब कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो पूर्णांक ही मिलेगा, है कि नहीं? इसीलिए उस पूर्णांक को हम m मान लिए, तो 3m आ गया, और यहाँ m की जगह पर क्या? 3q स्क्वायर है एक्चुअली। चलिए, अब यहाँ पर r का मान 0 रखे थे, अब r का मान क्या करेंगे? r बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा? a बराबर में बी क्यू, बी की जगह पर कितना है? 3, तो जाएगा 3q प्लस में r, r की जगह पर यहाँ 1। ओके, अब दोनों तरफ भाई स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर इधर हम करेंगे स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। चलिए इसको अब आगे ले जाते हैं, तो a का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है? आपको याद है कि नहीं है? ये होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में क्या चीज होता है? b स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखिए a की जगह पर है 3q, तो हो जाएगा 3q का क्या चीज? स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में होता है 2ab, 2a की जगह पर कितना है? 3q है, और b की जगह पर कितना है? 1 है। ओके, यहाँ दशमलव नहीं समझना है, सब गुना समझिए है। फिर यहाँ प्लस b का स्क्वायर, b की जगह पर 1 है तो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब इसको आगे ले जाइए, अब यहाँ देखिए 3q है, तो 3 का भी स्क्वायर है, q का भी है, तो 3 तिया हो जाएगा यहाँ 9, और q का स्क्वायर बच जाएगा, है कि नहीं? प्लस में 2 तिया 6, 6 कम 6 यानी 6q आएगा, और प्लस में 1 ही आएगा। ओके, अब देखिए 9q स्क्वायर और 6q में यहाँ पर 3 कॉमन जाएगा, 3 अगर कॉमन लेंगे ये दोनों टर्म में, तो यहाँ क्या चीज बचेगा? 3q स्क्वायर बचेगा, और प्लस में अब यहाँ से 3 कॉमन गया तो भाई यहाँ केवल 2q बचेगा। क्या बचेगा? 2q बचेगा। अब गुना करके देख भी सकते हैं, 3 तिया 9q स्क्वायर, 3 दूना 6q, अब चेक भी कर सकते हैं, और इधर +1 है तो +1। अब बराबर में क्या कीजिए? यहाँ 3 और ये वाला जो टर्म है इसको आप मान लीजिए m, तो 3m, और ये हो गया +1। अब ब्रैकेट में लिख दीजिए यहाँ
यहाँ m बराबर में कितना है 3q² प्लस में 2q, इतना लिख सकते हैं। मतलब ये वाला चीज़ है, q के जगह पर आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक लीजिएगा, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, तो भाई कुल मिलाकर के वो पूर्णांक ही मिलेगा। और उसी पूर्णांक को हम m मान ली तो यहाँ 3m प्लस 1 बच गया, बन गया है 3 और ये वाला m और प्लस में 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब आगे क्या करेंगे हम, आगे ये r बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर क्या हो जाएगा, a बराबर में हो जाएगा b की जगह पर कितना है 3, तो हो जाएगा 3q और प्लस में हो जाएगा 2। अब भाई स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है कि नहीं, तो जब इधर स्क्वायर करेंगे इधर भी अपने आप स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी फंडा। चलिए अब स्क्वायर करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, इसी फार्मूला आपको तोड़ना a का स्क्वायर, तो a की जगह पर यहाँ 3q है तो हो जाएगा 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर प्लस में है 2ab, तो 2 इंटू में a के जगह पर है 3q और b के जगह पर है 2 प्लस में b का स्क्वायर, तो b की जगह पर यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 3q का स्क्वायर तो 3 तिया हो जाएगा 9 और q का हो जाएगा स्क्वायर प्लस में 2 तिया 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा यहाँ पर 12q प्लस में 2 दूना 4 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ 4 से क्या करेंगे, इसको 3 बनाने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा 9q² प्लस में 12q। हम क्या करेंगे 4 को यहाँ +3 और +1 लिख देंगे, 4 को हम +3 और +1 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखिए ये वाला जो तीनों टर्म है 9q² 12q 3, इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3q² बचेगा प्लस में, अगर यहाँ से 3 कॉमन चला जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा 4q और ये वाला 3 में से कॉमन चला यहाँ 1 बचेगा और इधर प्लस में 1 बचेगा। अब यहाँ क्या कीजिए दोस्तों, यहाँ 3 और ये वाला चीज़ को आप मान लीजिए m, तो हो जाएगा 3m प्लस में 1। अब ब्रैकेट में जो है इधर कुछ आप लिख सकते हैं कि यहाँ m के जगह पर क्या है, ये वाला है। ओके, इतना तो आप लिख सकते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको 3 रिजल्ट मिला है। एक यहाँ पर देख सकते हैं 3m, a² का मान कितना आया है 3m आया है। कोई दिक्कत? चलिए इसको हम इस तरह से ही दर्शा देते हैं, a², यहाँ पर भी देखिए a² का ही मान है, ये वाला भी a² का ही मान है। a² यानी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m, या तो यहाँ देख सकते हैं 3m प्लस 1, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ सेम है, तो इसीलिए यहाँ पर अब हम लोग दर्शा दिए। अब यहाँ पर ज़्यादा काम की ज़रूरत नहीं है और यही बोला गया था कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके, भाई यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का ही प्रयोग किए हैं। सिंपल सी फंडा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, भाई धनात्मक पूर्णांक हम माने थे a, तो इसी का वर्ग देखिए a² किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखिए यहाँ पर 3m या तो फिर 3m प्लस 1 के रूप का होता है कि नहीं, ये वाला चीज़ ये वाला सेम है, ठीक है, इसीलिए आप एक ही चीज़ को मानिए। तो या तो 3m या तो 3m प्लस 1 के रूप में होता है। क्या चीज? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, स्क्वायर। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? आप यहाँ पर m के जगह पर कुछ भी लेके देख सकते हैं, ठीक है, वो वर्ग के रूप में आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? जैसे मान के चलिए यहाँ पर देखिए 1 लीजिएगा तो 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा। 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। हाँ, लास्ट में जो है यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, क्या लिखेगा पता है? अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, यहाँ से यहाँ शुरू करना है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए इतना के रूप का होता है। बस इतना तक उतार दीजिएगा लास्ट में, यहाँ जगह मेरे पास नहीं बच रहा है इसीलिए, ठीक है। अतः यहाँ लिख दीजिएगा अतः किसी, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस रूप का होता है, तक उतार दीजिएगा। बस यही आंसर है। अब दर्शा दिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। ये लास्ट क्वेश्चन है और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें चीज़ों को थोड़ा सा और भी बारीकी सबको समझना होगा, नहीं तो फिर आप गलतियां करेंगे और उलझ जाएंगे। चलिए यहाँ बोला गया है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये भी एकदम सिंपल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, हम आपको कह चुके हैं। क्या है? 9m है,
9m प्लस 1 है, 9m प्लस 8 है। ये 999 जो देख रहे हैं इसी को हम b मानेंगे, क्या मानेंगे, b मानेंगे, यानी भाजक। एक चीज आप बताइए, अगर भाजक आप 9 मानते हैं तो शेषफल कितना हो सकता है? 0 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सबका मान अलग अलग रखेंगे, सबका क्यूब करेंगे, भाई बहुत देर हो जाएगा, आधा घंटा तो इसी में खर्च हो जाएंगे। तो एक यहाँ पर कंसेप्ट है, उसको समझना पड़ेगा। अब यहाँ 9 अगर भाजक है तो इस भाजक को हम छोटा रूप में भी लिख सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पर कोई संख्या है 36, अगर 36 9 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, जैसे 9 चौक यहाँ 36 हो गया, कट गया, 4 बार में कट गया, तो ये कन्फर्म है कि ये 36 जो है ये 3 से भी भाई कटने वाली है, 3 से भी ये संख्या कटेगी। एकदम सिंपल सी फंडा है, मतलब 9 से जो भी संख्या कटेगी वो 3 से भी कटेगी। इसीलिए हम इस b के जगह पर 9 ना लेकर के 3 लेंगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। या फिर यहां पर एक और कंसेप्ट है, किसी यहां 9m है, क्या है, 9m है। अब यहां 9m को क्या हम लिख सकते 3 इंटू 3m? क्यों नहीं लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये जो 3m है एक्चुअली ये भी समझ एक तरह का कोई पूर्णांक ही है भाई, कोई भी पूर्णांक को हम गुना 3 से करेंगे तो वह भी पूर्णांक ही मिलेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर इसके जगह पर हम मान लेंगे क्यू, हो जाएगा 3q। तो यहाँ पर b की जगह पर हम क्या मानेंगे, 3 मानेंगे, 9 नहीं मानना है, मानिएगा तो आंसर आएगा वही, लेकिन लंबा ज़्यादा हो जाएगा, फंसेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसीलिए 3 लेना है। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, चालाकी बरतना है। हम आपको बता दिए हैं कि NCERT का भाई हर क्वेश्चन अपने आप में महान होता है, महान होता है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर मानेंगे, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा यहां b इक्वल टू 3 है। 3 मान दिए, 9m के जगह पर हम जो 9 लिखा हुआ था वहां 3 है। क्लियर? तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर में BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा या बराबर R और छोटा रहेगा B से। इसीलिए R का संभावित मान 0 1 2 होगा। R का संभावित मान 0 1 2 होने वाला है। क्लियर? क्योंकि यहाँ B का मान 3 है तो भाई 3 से तो कम ही रहेगा शेषफल। तो ये क्या हो जाएगा, R बराबर 0 रखने पर, R बराबर 0 रखने पर A बराबर में क्या चीज हो जाएगा, BQ, B की जगह पर यहाँ 3 है तो 3Q प्लस में यहाँ देखिए R यहाँ बताइए दोस्तों, R भाई 0 रख रहे थे, यहाँ 0 हो जाएगा तो A बराबर में आएगा 3Q। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्यूब करेंगे, मतलब यहाँ बोला गया सिंपल कि भाई किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब धनात्मक पूर्णांक हम ये माने थे, अब इसी का कर देंगे घन यानी क्यूब, तो इधर अगर क्यूब करेंगे तो भाई इधर भी हमको करना पड़ेगा, है कि नहीं। इसके बाद में इसको तोड़िए तो हो जाएगा 1 का क्यूब बराबर में हो जाएगा 3 का करेंगे क्यूब तो 3 तिया 9 9 तिया 27 होगा, है कि नहीं। 3 का क्यूब का मतलब हुआ 3 को 3 बार गुना करना, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना करना आपस में, तो 3 तिया 9 9 तिया क्या होगा 27 होगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 27 क्यूब का क्यूब। अब दोस्तों इसी चीज़ को हम आगे नहीं लिख सकते हैं, a का क्यूब बराबर में इस 27 को हम नहीं लिख सकते 9 इंटू में 3 क्यूब का क्यूब, क्योंकि 9 तिया 27 होता है और क्यूब का क्यूब तो है ही, यानी ऊपर वाला चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर आगे क्या होगा, a का क्यूब बराबर में हो जाएगा 9 और इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, m लिख देंगे, जहाँ या फिर यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ m बराबर में क्या है, m के जगह पर क्या चाहिए 3 क्यूब का क्यूब है, ये चीज़ आप लिख दीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर 9m के रूप में आ गया, ये पहला रिजल्ट हमको मिल गया। चलिए और रिजल्ट का हम तलाश करते हैं, सब मिलेगा, सब मिलेगा। तलाश अगर आपका एकदम लीगल है तो ज़रूर मिलेगा। r बराबर में 1 रखने पर, अबर में क्या रखेंगे 1 रखेंगे,
तो a बराबर में क्या चीज हो जाएगा, b की जगह पर क्या है 3, तो 3 क्यूब प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब भाई क्यूब करना है इस धनात्मक पूर्णांक का क्यूब, तो इधर भी करना पड़ेगा क्यूब। अब चलिए क्यूब करने के लिए आप जानते हैं, है कि नहीं, फार्मूला आपको याद होगा, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब प्लस में होता है 2a स्क्वायर बी प्लस में नहीं 2a स्क्वायर भी नहीं 3a स्क्वायर बी, सॉरी, होता है यहाँ पर 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में होता है b का क्यूब। ओके, a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में b की, ये फार्मूला है। अब उसी में इसको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए a का क्यूब, तो a की जगह पर यहाँ 3 क्यूब है तो हो जाएगा 3 क्यूब का क्यूब, है कि नहीं, प्लस में 3a स्क्वायर, 3a की जगह पर यहाँ 3 क्यूब, इसका स्क्वायर इंटू में क्या है b की जगह पर यहाँ 1 है तो इंटू में 1 हो जाएगा। फिर प्लस में क्या चाहिए होता है 3ab स्क्वायर, तो यहाँ पर भाई 3 है इंटू में a की जगह पर भाई 3q ही रहेगा और b की जगह पर भाई 1 रहेगा, तो 1 का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर प्लस में b का क्यूब, b की जगह पर 1 है तो हो जाएगा 1 का क्यूब। चलिए इसको तोड़ते हैं, 3 का क्यूब तो 3 3 9 27 हो जाएगा और यहाँ क्यूब का भी क्यूब है तो यहाँ क्यूब का क्यूब हो जाएगा प्लस में यहाँ 3q का स्क्वायर है तो 3 3 9 हो गया, 9q का स्क्वायर 9 3 27, यहाँ पर भी 27q का स्क्वायर हुआ प्लस में 3 3 9 9 एकम 9 यानी 9q हुआ प्लस में यहाँ 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा। अब यहाँ दोस्तों ये तीनों में देखिए 9 को कॉमन लीजिए, 9 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस में यहाँ हो जाएगा 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस में यहाँ हो जाएगा क्यूब, 9 कॉमन लेंगे तीनों में से तब, और प्लस में क्या बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा 9 हो गया। अब देखिए ये वाला चीज़ को आप मान लीजिए m, क्या मान लीजिए m, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 और ये वाला चीज़ हो गया m और यहाँ हो गया प्लस में 1। अब लिख दीजिए यहाँ m बराबर में कितना है 3 क्यूब का क्यूब प्लस में 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस में क्यूब। ओके, इस जगह पर हम m मान लिए, क्लियर। चलिए अब r बराबर में क्या हो जाएगा 2 रखने पर a बराबर में हो जाएगा 3 क्यूब प्लस में हो जाएगा 2। अब दोनों तरफ क्या करेंगे क्यूब, इधर भी क्यूब तो इधर भी करना पड़ेगा क्यूब, भाई ये सिंपल सी फंडा है। तो बताइए फार्मूला में तोड़ेंगे a का क्यूब तो हो जाएगा यहाँ 3 क्यूब का हो जाएगा क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर, a की जगह पर है 3 क्यूब तो हो जाएगा इसका स्क्वायर इंटू में b की जगह पर हो जाएगा t, फिर हो जाएगा 3ab स्क्वायर, तो a हो जाएगा 3 क्यूब और b की जगह पर है 2 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब होगा, सॉरी 2 का क्यूब, क्योंकि b का क्यूब नहीं होता है तो b की जगह पर यहाँ 2 है तो 2 का क्यूब हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं सॉल्व, तो 3 3 9 27, 27 क्यूब का क्यूब हो जाएगा प्लस में यहाँ 3 3 9 9 3 27, 27 दूनी हो जाएगा 54, 54 क्यू का स्क्वायर होगा। आप गुना करके देख सकते हैं भाई, अरे 3 क्यू का करेंगे स्क्वायर तो 3 3 9 क्यू स्क्वायर होगा, 9 क्यू स्क्वायर को 3 से गुना किया 9 3 27 हुआ, 27 दूनी कितना हो जाएगा 54, 54 क्यू का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 3 3 9 और 2 दूना 4, 4 9 हो जाएगा यहाँ पर 36, 36 क्यू और यहाँ प्लस में 2 दूना 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ओके, अब देखिए दोस्तों ये तीनों में से क्या कीजिए आप 9 कॉमन लीजिए, 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 9 3 27, 3 क्यूब बचेगा प्लस में यहाँ क्यूब होगा, फिर यहाँ हो जाएगा 9 6 54, 6 क्यू का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 9 6 54 स्क्वायर होगा है कि नहीं, प्लस में 9 चौक 36 इस तरह से होगा और प्लस में इधर 8 बचेगा। आप क्या कीजिए यहाँ 9 और इस जगह पर आप लिख दीजिए m और प्लस में क्या चीज़ हो जाएगा यहाँ पर 8 है तो 8, यहाँ या जहाँ जो आपको लिखना है क्या कीजिए m बराबर में कितना है 3 क्यूब का क्यूब है प्लस में 6 क्यूब का स्क्वायर है प्लस में 4 क्यूब है। ओके, तब दोस्तों आप देख सकते हैं कि भाई धनात्मक पूर्णांक का जब हम क्यूब कर रहे थे तो हमको क्या क्या मिल रहा था, जब यहाँ क्यूब किए तो 9m मिला, यहाँ जब क्यूब किए 9m + 1 मिला और यहाँ 9m + 8 मिला। तो इसीलिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है वो 9m + 1 9m + 8 का रूप का होता है। ये चीज़ प्रूफ हो गया। बस आपको यहाँ पर सिंपली नीचे में जो है इसी के नीचे में लिख देना है, क्या लिखना है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का किसी धनात्मक पूर्णांक का क्या चीज घन
9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इस तरह से बस अंत में लिख देना, बस प्रूफ हो गया। सिंपल सी फंडा है। देखिए किस तरह से एकदम सीक्वेंसली आप समझेंगे तो बहुत मज़ा आया होगा। और हाँ, कई लोग ऐसे भी हैं जिनका मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर है, वो समझ ही नहीं सकते। हम 1000 बार समझाएंगे फिर भी नहीं समझेंगे। बस एक ही इलाज है भाई, आप थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। एक बार देख के बनाइए, 2 बार देख के बनाइए, तीसरा बार थोड़ा बिना देख के बनाने का प्रयास कीजिए। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तभी ये सब चीज़ें जो हैं आपके अंदर में खिलेगी, माइंड जो है धीरे धीरे खुलेगा, है नहीं। अदरवाइज जो है सो आप नहीं समझते रह जाएंगे और चीज़ें और भी टफ होते जाएंगी। आप जैसे जैसे नेक्स्ट क्लास जाते जाएंगे और भी चीज़ें टफ होती जाएंगी। इसीलिए उसका इलाज अभी ही कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। ओके, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं था, बस एकदम सेम प्रक्रिया हम चले। बस सब हम क्यूब कर रहे थे, क्यूब करने के बाद में जो है यहाँ m के जगह पर हम मान दे रहे थे, वो हो गया 9m के रूप में आ गया, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप में आ गया। वही चीज़ हमको प्रूव करना था, तीनों चीज़ है कि नहीं, आ गया। समझ में आ गया होगा। अब दोबारा क्या बताएं, दोबारा बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इससे बेटर है कि आप वीडियो को ही दोबारा देख लीजिए। दोबारा हम क्या बताएंगे भाई, ऑनलाइन में तो यही सुविधा है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं, वीडियो को दोबारा देख लीजिए, कहानी खत्म, समझ में आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि हर क्वेश्चन आपको बारीकी के साथ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी एकदम आराम से बता दिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 भी बता दिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 भी बता दिए थे। और यहाँ पर भाई कुछ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में जो चीज़ें थी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए निकालना था, इससे ये भी बता चुके हैं आपको हम। और यहाँ पर कंसेप्ट वगैरह बताए थे, प्रमेय बताए थे, है कि नहीं, यूक्लिड विभाजन परिमेय का। 2 धनात्मक पूर्णांक, ये सब क्या है, ए और बी यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक है। ये रहने पर ऐसी अद्वितीय, ठीक है, लगता है ये सब थोड़ा वर्ड आपको नहीं समझाए थे। अद्वितीय मतलब होता है यूनिक, पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान रहते हैं कि A बराबर में BQ प्लस R हो जाता है। अद्वितीय मतलब यूनिक, Q और R जो है यूनिक रहता है, उसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ A बराबर में BQ प्लस R होता है, जहाँ सब तो सब जानते ही है कि नहीं। और साथ में संख्याएं का भाई यहाँ पर भाई कितने भागों में बांटा गया है, ये सब चीज़ें समझाए थे। और मुझे उम्मीद है कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुआ होगा। हालांकि संख्या को हम लोग जो है चर संख्या, अचर संख्या भी कहा करते हैं कि नहीं, चर संख्या, अचर संख्या, यानी वेरिएबल नंबर, कॉन्स्टेंट नंबर, वो अलग तरीका है डिवाइड करने का। लेकिन यहाँ पर जो हम तरीका बताएं, बस देखिए ये चैप्टर जो है पूरा एकदम इसी के ऊपर टिका हुआ रहेगा, इसी के आसपास घूमता रहेगा, बस केवल हमको अच्छा से उसको पकड़ के रखना है। चलिए दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।